syllabus of macroeconomics, and chapters will be 1 to 6. Okay, money and banking, and national income, and basic concepts of macroeconomics. Next thing is, I texted all of you for the SDC management system where your attendance will be recorded for daily basis, right? So you can check your daily attendance on that portal. Okay, and yes, test how we are going to cover this syllabus. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, 1 मंथ के अंदर जो भी, जैसे हमने चैप्टर मनी लिया आज, तो सबसे पहले वो चैप्टर 1 जो चैप्टर 5 है वो पूरा कवर करेंगे. आफ्टर दैट आई विल बी गोइंग टू गिव यू सम वर्कशीट्स. You have to solve that worksheet, and after solving that worksheet and discussion, I will be going to take your test of that particular chapter. Okay, and yes, test will be offline, but for the way you are from Gene, so your test will be on online mode only for you, but all others are they are going to give the test offline mode, in offline mode. Okay, so let's start, and let me switch my camera so that you can able to see the board. Okay. Okay, Aditya, I have just said that बस मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया अभी अपने बारे में, और बताया है कि टेस्ट वगैरह और सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. ओके. ओके. ओके, सो आई थिंक सो यू आर एबल टू सी द बोर्ड. प्लीज टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको भी बताया कि हम सिलेबस कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 1 मंथ के अंदर. ओके, एंड सो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख दिया आपके लिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो कि हमने आज क्या क्या कवर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले, अगर आपने दिव्या आपको नहीं शेयर किया था मैंने, आई थिंक सो, बट ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि सिलेबस हम कैसे कवर करने वाले हैं, किस दिन क्या करेंगे. तो आज जो हम करने वाले वो है मनी का ओरिजिन, मनी का मीनिंग, ओरिजिन और उसके फीचर्स. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज आती है कि मनी को हमने पहले क्या कहा था. तो मनी को पहले हम कहते थे सिर्फ ये एक एक्सचेंज के रूप में काम आता था. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये मार्केट परचेज करना है, तो मनी को सिर्फ हम इस चीज के लिए यूज कर रहे थे कि मैंने एक कुछ दिया और उससे मैंने ये पेन, जो मार्कर है वो ले लिया. ऐसी फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे है डस्टर. मेरे को ये डस्टर चाहिए था, मैंने कुछ पैसे दिए या कुछ थिंग थी, एक इसको ना हम डिफाइन करते हैं एज अ थिंग. एक ऐसी चीज है जिसको हम दे रहे हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए था, ये डस्टर चाहिए था, तो मैंने उसको कुछ दे दिया, तो उसने मेरे को ये दे दिया. बट वो जो चीज हम देते थे वो एक वैल्यूएबल चीज होती थी. ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिन में सबसे पहले यहाँ पे बार्टर सिस्टम था. ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते थे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये मार्कर चाहिए. ठीक है, अब मार्कर की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इस पेन की वैल्यू क्या है, कम है. तो पहले क्या होता था, पहले कुछ ऐसा नहीं होता था कि वैल्यू का देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है. सिंपल है कि मेरे को ये मार्कर चाहिए, मैंने कहा भाई तू ये ले ले और मेरे को ये मार्कर दे दे. तो ये एक्सचेंज होता था गुड्स एंड गुड्स का. तो जहां पे भी गुड्स एंड गुड्स का चेंज होता था उसको हमने क्या कहा, बार्टर सिस्टम कहा. ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं. ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो अनम्यूट कर सकते हो और टेक्स्ट भी कर सकते हो, मैं देख लूंगा. ठीक है, आगे चलते हैं. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मनी को हमने डिफाइन करा था पहले कि एक ऐसी चीज है जो कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज की जाती थी. तो बार्टर सिस्टम के बाद क्या है ना, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स आए थे. तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गोल्ड जो है वो क्या है, वैल्यूएबल थिंग है. सिल्वर भी क्या है, एक वैल्यूएबल थिंग है. राइट. सो सबसे पहले हमने क्या कहा, मनी को सिर्फ एक, मतलब एक ही फीचर जो था ना वो ये यूज कर रहा था.
फॉलो कर रहा था, ये यूज कर रहा था, कुछ भी कह सकते हो, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखा जा रहा है कि मेरे को गुड्स को चेंज करना है, मेरे को बाय करना है, कुछ भी करना है, तो सिर्फ मैं उस कॉइन का या फिर एलॉय मेटल का यूज कर रहा था। तो पहले क्या था, यहाँ पे बार्टर सिस्टम था, ठीक है। बार्टर सिस्टम से पहले होती बात आई कि मनी क्यों लाया गया। अब हमने कहा ठीक है बार्टर सिस्टम चल रहा है भाई, गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हो, तो अच्छी बात है, गुड्स के बदले गुड्स मिल रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ी मनी के लाने की, पैसा लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो उसको समझते हैं। अब बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स ले जाते हैं। मैंने कहा आपको यहाँ पे एक लिमिटेशन आती है कि अब मेरे को ये मार्कर चाहिए था और मेरे पास क्या था, ये पेन था, राइट। तो इस मार्कर की वैल्यू क्या है, ज्यादा, और इस पेन की वैल्यू क्या है, कम है। तो मैं ज्यादा वैल्यू की चीज को ले रहा हूँ फॉर द लेस वैल्यू प्रोडक्ट, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर कॉइन्स लाए गोल्ड और सिल्वर के, कि गोल्ड की और सिल्वर की वैल्यू हमें कुछ पता चल सकती है, तो हम उसको लेके आए ताकि हमें गुड्स की एक्सचेंज करने में हेल्प। लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, सिल्वर की भी वैल्यू ज्यादा ही है, बट कंपैरिजन गोल्ड और सिल्वर की करें तो वो तो कम है, बट मेन पॉइंट या मेन फैक्ट जो है वो यहाँ पे यही है कि इन दोनों की वैल्यू ज्यादा है फॉर द प्रोडक्ट। अब मान लो मेरे को ये मार्कर ही चाहिए, अब मैं इसके बदले गोल्ड का कॉइन दे दूंगा, तो किसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मार्कर की या गोल्ड कॉइन की, गोल्ड कॉइन की ज्यादा वैल्यू होगी, तो वो भी कामयाब नहीं हुआ। फिर आया एलॉय मेटल एज कॉइनेज। अब एलॉय मेटल एज कॉइनेज का मतलब क्या होता है, चांदी के सिक्के। आपने सुना होगा अपने घर पे दादा या दादी से कि हमारे टाइम पे 25 पैसे के सिक्के हुआ करते थे, 50 पैसे के हुआ करते थे, राइट। तो वो वाले मेटल, उस वाली कॉइन की बात हो रही है यहाँ पे कि एलॉय मेटल एज कॉइनेज था, ठीक है। बट वो भी काम, इतना काम नहीं आया, बट उससे थोड़ा इंप्रूव हुआ था गोल्ड एंड सिल्वर से। तो इसको भी ठीक करने के लिए हम क्या लेके आए, पेपर मनी लेके आए। अब क्योंकि एलॉय मेटल एज कॉइनेज का मतलब ये कि भैया देखो, अब हर जगह हम कॉइन्स का तो यूज कर नहीं सकते। अब मान लो मेरे को 10,000 की चीज खरीदनी है, तो मैं उसके लिए कितने सारे कॉइन्स इकट्ठे कर लूंगा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं रहेगा अगर मैं ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स इकट्ठे कर लूंगा, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ पे एक पेपर मनी ले आते हैं, जिसकी, अब पेपर मनी में भी ना दो चीज होती है, फेस वैल्यू और मनी वैल्यू, राइट। तो फेस वैल्यू तो एक तरह से, अब क्या हो गया, अकाउंट्स को कहां से ला रहे हो, अकाउंट्स पे एक बार भूल जाओ, ठीक है, सिंपल सी याद रखो, पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो वो नोट है, राइट। अब नोट की जो पेपर की वैल्यू है ना, वो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है, 0.5 पैसा भी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर 10 रुपए प्रिंट हो रखा है, या फिर 20 रुपए प्रिंट हो रखा है, या फिर 50 रुपए प्रिंट हो रखा है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या 2,000, कुछ भी प्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उस पेपर की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो पेपर मनी लाया गया ताकि हम इस चीज को रिजोल्व कर सके, बार्टर सिस्टम को, कि मान लो अगर ये 20 रुपए का मार्कर है, तो मैं 20 रुपए का नोट दूंगा और उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट मिल गया, और सही वैल्यू के लिए मेरे को सही प्रोडक्ट मिला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया प्लास्टिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। प्लास्टिक कार्ड का मतलब है डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब चीजें क्या आती है, प्लास्टिक कार्ड के अंडर आती है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। ओके, तो बार्टर से अब ओरिजिन आपको क्लियर हो गया होगा कि ओरिजिन कैसे आया मनी का, मनी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। ओके दिव्या आदित्य, ऑलराइट। फिर उसके बाद बात कर रहे थे हम मनी की। अब चलो ठीक है, पहले तो मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम किया जा रहा था, लेकिन अब कहता है कि मनी को हमने इंस्ट्रूमेंट के रूप में डिफाइन करा। ये याद रखना, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखना पड़ेगा आपको, ये इंस्ट्रूमेंट। कि हमने क्या कहा, मनी को डिफाइन करा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्व करता है 4 फीचर्स। ये 4 फीचर्स ही है। अब पेपर में आ जाए, फीचर्स लिखो मनी के या फिर डेफिनेशन लिखो, वो यही चीजें हैं। 4 फीचर्स आए तो आप इसको डिफाइन थोड़ा और कर सकते हो, जो कि मैं भी आपको डिफाइन करने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कहता है, सबसे पहली ही चीज करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो पहले भी कर रहा था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक प्रोडक्ट को बदलने के लिए हमने दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, मतलब कॉइन्स को हम दे रहे थे ताकि हम मार्कर ले सके या कोई और प्रोडक्ट ले सके। दूसरी चीज कहता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब भैया अगर हम बात करें यहाँ पे ओरिजिन की, तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे। अब उनको क्या हम इजीली स्टोर कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे स्टोर, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उसका गुम होने का डर था, चोरी होने का डर होता था, क्योंकि गोल्ड ऑब्वियसली मतलब बहुत महंगा होता है, गोल्ड डायमंड भी बहुत महंगा होता है।
लेकिन अभी हम यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो उस जमाने में उस टाइम पे गोल्ड की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी, अभी भी होती है, लेकिन बस ये बात आ रही है यहाँ पे कि हम उस टाइम पे कोइंस को इजीली स्टोर नहीं कर सकते थे। मेजर ऑफ वैल्यू, नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते थे कि इस मार्कर की वैल्यू गोल्ड में कितनी है। अब मान लो इस मार्कर की वैल्यू तो 20 रुपए है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू कितनी होगी? गोल्ड की वैल्यू होगी, मान लो 100 रुपए का कॉइन है, ठीक है, एक 100 रुपए का कॉइन है और इसकी क्या है 20 रुपए वैल्यू है, तो 80 रुपीज का तो हमारे को एक तरह से लॉस हो रहा है अगर मैं एक्सचेंज कर भी रहा हूँ तो, है ना। अब चलो मार्कर भी छोड़ो, कार की वैल्यू ले लेते हो। अब आपने कहा कार आती है, मान लो 1 लाख की कार है, ठीक है, अब 1 लाख की कार के लिए मेरे को कितने सारे कॉइन्स देने पड़ेंगे? तो स्टोर करना मुश्किल था, मेजर करना भी मुश्किल था कि हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हमें कितना कॉइन्स रिक्वायर्ड होगी। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर पेमेंट हम नहीं कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वॉल को पेंट कराना है, उसके लिए मैंने एक वर्कर को हायर कर लिया, एक पेंटर को हायर कर लिया, तो उसकी पेमेंट करना मुश्किल हो जाता था किसके टर्म्स में? गोल्ड और सिल्वर के टर्म्स में। लेकिन अब क्या हो गया, अब मनी के इंट्रोडक्शन से मैं वो इजीली पेमेंट कर सकता हूँ। अभी जब हम यहाँ पे बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, तो उसी के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि मनी की इवोल्यूशन से या मनी के आने से उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका क्या रस निकल गया, मतलब क्या तरह से उसका सोल्यूशन निकल के आया, ठीक है। तो मनी को हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा मनी को पहले हमने डिफाइन करा एज अ थिंग, ये मेंशन करना है थिंग भी, व्हिच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब क्या कहता है, अब प्रेजेंट में कहता है मनी को हमने डिफाइन करा एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो सर्व करता है हमें 4 फीचर्स, 4 फीचर्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। कोई डाउट यहां तक? And if you can turn on your videos, it is also good. Okay, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम जब मनी की ही बात कर रहे हैं तो मनी की ये भी बात कर लेते हैं, मनी आया कहाँ से। तो मनी जो हमारा है मोनेटा वर्ड से है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये जस्ट आपका जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो अगर आपका यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड या कोई और बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मनी जो आपका वो लैटिन वर्ड से है। जैसे हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स जो हमारे 2 ग्रीक वर्ड से आता है, वैसे ही हमने कहा मनी भी हमारा किससे आया है, एक लैटिन वर्ड से आया जो कि है मोनेटा, जिसका मतलब होता है मनी, ठीक है। लेमेन्स लैंग्वेज में कहता है कि मनी जो रुपीज है वो मनी है किसकी, इंडिया की, और डॉलर किसकी है, यूएसए की, पाउंड किसकी है, इंग्लैंड की। तो ये चीज यहाँ पे ये बताता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज वो कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट जो होता है, अब आपको पता है, आप 12th में हो चुके हैं, आपने 11th में इकोनॉमिस्ट पढ़े होंगे, एडम स्मिथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था एडम स्मिथ, रिकार्डो, और भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो, पिगो, ठीक है, जेएस मिल, और बहुत सारे तरह के क्या होते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। अब उन सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि भैया हमारे लिए तो मनी ये है, मनी ये है, मतलब हर एक इकोनॉमिस्ट ने अलग से डिफाइन करा। जैसे आपने 11th में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, फर्स्ट चैप्टर में, कि स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी, ठीक है। वैसे ही कहा कि मनी को भी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी गई, लेकिन एक कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन वो ये वाली थी जो पहले कहा जाता था, इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि ये पहले भी ऐसा काम करता था और अभी भी वैसा काम कर ही रहा है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुए, बस 3 फीचर्स नए ऐड हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मनी को पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए कहा जाता था, कब तक कहा जाता था, सिर्फ यहां तक, जब तक एलॉय मेटल्स कॉइनेज था। लेकिन जब से पेपर मनी आया तो उसमें ये 3 फीचर्स ऐड हो गए कि स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। कि मतलब मैं उसको इजीली पॉकेट में स्टोर कर सकता हूँ, अपने मोबाइल में स्टोर कर सकता हूँ, और मेजर भी कर सकता हूँ, और फ्यूचर की पेमेंट भी कर सकता हूँ। अब फ्यूचर पेमेंट का मतलब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। आज के टाइम पे अब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, अब आपको मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है 10 दिसंबर को, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप आज की डेट में भी उसको पेमेंट कर सकते हो, मतलब फ्यूचर पेमेंट आप क्या कर रहे हो, आज कर रहे हो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, है ना। आप कार्ड का भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर यानी कि पेटीएम,
गूगल पे, फोन पे, इन सब चीजों का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन अच्छा चलो ये चीज होगी। अब ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आते हैं बार्टर सिस्टम के ऊपर। लेकिन बार्टर सिस्टम पे पूरा आने से पहले आई नो कि आज मैंने आपको सिर्फ मीनिंग कराना था मनी का, ठीक है। ओरिजिन मैंने आपको करा दिया, मीनिंग करा दिया और फीचर्स भी करा दिए। आज का सिलेबस खत्म हो चुका है जो मैंने आज आपको कराना था। अब मेरे को पहले बार्टर सिस्टम से जाने से पहले मेरे को यहाँ तक बता दो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये सोचकर रिप्लाई करना। ओके दिव्या, आदित्य आपको डाउट है यहाँ तक जो मैंने अभी कराया इंट्रोडक्शन अबाउट मनी ओरिजिन? ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हें कि तुम वीडियोस ऑन करो क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस पूछने हैं। और माइक को म्यूट अनम्यूट करके ही आप आंसर देना। ओके आदित्य, मेरे को आंसर दो। क्वेश्चन है आपका कि लेट मी आस्क द क्वेश्चन। ओके चलो पहले तो मैं इसको इरेज कर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले ताकि आप इसको बाद में नोट्स में लिख सको अपनी नोटबुक में, ताकि मैं इसको इरेज कर दूं और क्वेश्चंस पूछने हैं मेरे को, या आगे चलते हैं फिर हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ले लिया तो मेरे को बता दो। ठीक है। ओके आदित्य, मेरे को आंसर करो। ओरिजिन क्या था मनी का? कैसे इवोल्यूशन हुआ मनी का? टेक्स्ट नहीं करना है, माइक अनम्यूट करके मेरे को रिप्लाई करना है। एक मिनट, बोलो आंसर दो। अनम्यूट करो अपने आप को और रिप्लाई करो। आदित्य आर यू देयर? सर ओरिजिन में पहले बार्टर सिस्टम था पहले समय में। ओके सर पहले समय में कॉइन्स के गोल्ड एंड सिल्वर थे तो उनको हम ढंग से संभाल नहीं पाते थे। इस टाइम अब एलॉय में मेटल और कैनस थे पहले। इस टाइम अब पेपर मनी आ चुकी है और पेपर मनी आसानी से हम अपनी जेब में स्टोर भी कर सकते हैं। हाँ और अब इसके समय में हम क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से हम पेमेंट पहले भी कर सकते हैं, मतलब टाइम आने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है। ओके ओके दिव्या, आप मेरे को बताओ मनी की डेफिनेशन क्या है अभी वाली, पहले वाली नहीं अभी वाली बताओ। अभी मनी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Sir, sir, it is an instrument that is used for medium of exchange, store of value, measure of value, and standard for deferred payment. ठीक बोलिए, बट इसमें आपको वो इंस्ट्रूमेंट वर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट होने के चांसेस है, ठीक है।
बाकी आपने सही बोला उसको डेफिनेशन, ठीक है। चलो, अब बार्टर सिस्टम पे आने से पहले ना एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ मनी के बारे में ही, दैट इज इन्वेंशन। मनी जो है ना, इन्वेंशन है किसकी, मॉडर्न टाइम की, मतलब मॉडर्न जमाने की क्या है, मनी एक तरह से इन्वेंशन की गई है। क्यों कहते हैं हम कि मनी मॉडर्न इन्वेंशन है? कोई खुद से रिप्लाई करना चाहेगा? उससे पहले मैं बताऊं। बहुत ही इजी आंसर है इसका। मनी को हमने मॉडर्न इन्वेंशन क्यों कहा है, अभी आपने पढ़ा भी है, ये मैंने पढ़ा भी दिया ऑलरेडी, बस आपको बताना है कि उसका आंसर क्या है। कोई भी कुछ भी अपने तरफ से बताना चाहता हूँ, बोलो। सर दिव्या, आप बोल रहे क्योंकि ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसकी मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, इस वजह से ये। ठीक है, ये वन रीजन इज दिस, अनदर एक रीजन हो रहा है। आदित्य, आई थिंक आप बोल रहे थे कुछ। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन तो जो दिव्या ने बोला वो इसमें चलेगा कि यहाँ पर मॉडर्न इन्वेंशन इसलिए क्योंकि इसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं, और फ्यूचर पेमेंट यानी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि जो मनी है हमारा, वो सेवरल स्टेजेस से पास हुआ है। सेवरल स्टेजेस से वो पास हुआ है। मतलब जो हमने ओरिजिन की डिस्कशन की थी कि सबसे पहले यहाँ पर बार्टर सिस्टम था जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन आए थे, फिर उसके बाद जो एलॉय मेटल आया था, देन पेपर मनी, देन आपका फ्यूचर पेमेंट यानी वो पेमेंट्स कार्ड पेमेंट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो है था। तो ये आपको लिख के आना पड़ेगा। मेन रीजन इज दिस कि वो सेवरल स्टेजेस से पास हुआ है, और फिर उसका ओरिजिन लिख देना है। इसलिए हमने कहा कि मनी क्या है, इन्वेंशन है मॉडर्न टाइम, ठीक है। किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लेना, ठीक है। अगर मतलब इससे अलग भी पूछना है पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम बार्टर सिस्टम के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इससे भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी, जो हम कल करेंगे। लेकिन आज जो है सिर्फ हम करेंगे बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम पे जाने से पहले मैं आपको ये बताया तो ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। बार्टर सिस्टम में अब पहले क्या होता था, यहाँ पर एक्सचेंज जो था वो कंपलसरी था, कंपलसरी इन द सेंस कि यहाँ पर रिक्वायर्ड था, मैंडेटरी कह सकते हो, कि अगर हमें कुछ भी चीज को बाय करना है या सेल करना है तो हमें यहाँ पर एक्सचेंज करना पड़ता था, जब तक यहाँ पर मनी नहीं था। जब ये बात कर रहा हूँ मैं बार्टर सिस्टम के टाइम पे। अच्छा, तो मैं इसमें एक एग्जांपल और देता हूँ कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर ऐसा होता था पहले, मतलब लगभग लगा लो तुम 30 साल पहले की लगा लो बात, जो मेरे को सुनने में आया था अपने फादर और मदर से या जो दादा दादी से, वो ये था कि पहले जो होते थे पुराने कपड़े जो होते थे ना, वो हम किसी को दे देते थे और उसके बदले वो हमें बर्तन दे देता था, यूटेंसिल्स देते थे। आपने सुना होगा आई थिंक ये चीज कि यहाँ पे कपड़े के बदले यूटेंसिल्स दे देते थे। आज के टाइम पे ये भी होता है कि जो टूटी हुई चेयर होती है उसके बदले हम नई चेयर ले लेते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो वही चीज कहते हैं कि वो गुड्स के बदले गुड्स लेते थे, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज जो था वो रिक्वायर्ड था पहले फर्स्ट पर्सन की वॉन्ट होती है, आपको पता, आपने स्टडी करा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पिछली 11th क्लास में, कि फर्स्ट पर्सन की वॉन्ट जो वो चाहता है उसको पूरा करने के लिए सेकंड पर्सन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, किसमें, बार्टर सिस्टम में, ठीक है। अब इससे क्या होएगा, इससे ये पता चलता है कि एक्सचेंज जो है वो क्या इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की वांट को पूरा करना है और सेकंड पर्सन ही नहीं होएगा तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम चल ही नहीं सकता है। तो ये एक तरह से इसकी ड्रॉबैक भी होती है, लिमिटेशन भी होती है, कि अगर हमें एक प्रोडक्ट चाहिए तो हमें सेकंड बंदा चाहिए। अब मान लो इसका एग्जांपल देता हूं मैं, मेरे को चाहिए था ये मार्कर, ठीक है। अब ये मार्कर था आदित्य के पास, लेकिन आदित्य चाहता था शूज, और शूज किसके पास थे, दिव्य के पास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं हूं, मेरे को चाहिए था क्या, मार्कर। अब यहाँ पे आदित्य है, ठीक है। आदित्य के पास मार्कर था, लेकिन उसको क्या चाहिए था, शूज चाहिए था इन रिटर्न।
अब दिव्य के पास क्या थे, शूज, लेकिन उसको क्या चाहिए था, उसको मान लो चाहिए था फोन। तो यहाँ पर पहली चीज कि मेरे पास मार्कर, मेरे को मार्कर चाहिए, अब मार्कर के लिए मेरे को आदित्य चाहिए, लेकिन आदित्य को क्या चाहिए, शूज चाहिए, और मेरे पास मान लो फोन था, ठीक है। तो होएगा क्या, मैं मैं क्या करूंगा, फोन दूंगा किसको, दिव्य को, दिव्य मेरे को क्या दे देगी, शूज। अब शूज मैं किसको दे दूंगा, आदित्य को, और उससे क्या ले लूंगा, मार्कर। ये एग्जांपल समझ आया, दोबारा बताऊं, ये एग्जांपल समझ आया, दोबारा बताऊं, थोड़ा इजी वे में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर शूज दूंगा दिव्या को, दिव्या क्या करेगी, नहीं सॉरी, मैं दूंगा फोन, दिव्या क्या देगी मेरे को इन रिटर्न, शूज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से शूज दे दूंगा आदित्य को, और आदित्य इन रिटर्न मेरे को क्या दे देगा, मार्कर। लेकिन अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हमें यहाँ पे 3% की रिक्वायरमेंट पड़ी इस चीज को करने के लिए, है ना। लेकिन अब हर वक्त तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मेरे को जो चाहिए वो ऐसे में 3 लोगों को 2 लोगों को ढूंढूंगा और मेरे को हो जाएगा। क्या पता मेरे को 4 5 6 लोगों की रिक्वायरमेंट पड़े। अब मैं ऐसे तो पूरा ढूंढता नहीं रहूंगा ना कि मेरे को चाहिए उसके लिए मैं लोगों को ढूंढता रहूं। तो इसी चीज को रिजोल्व करने के लिए हमने क्या करा, मनी को लाया गया, ठीक है। इसी चीज के लिए क्या किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी आया गया। अब इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मनी। वही चीज कह रही है जो मैंने अभी बोल दिया आपको कि इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए हमने क्या करा, इवोल्यूशन ऑफ मनी किया, ठीक है। अब चलते हैं बार्टर सिस्टम पे। अभी मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहां पे गुड्स के बदले क्या लिया जाता है, गुड्स लिए जाते हैं, है ना। तो गुड्स के बदले गुड्स लिए जाते हैं, तो इसको हमने एक नाम दे दिया C2C इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी का मतलब होता है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है। जहां पर कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी के बदले दूसरी कॉमोडिटी को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। अब आपको कॉमोडिटी भी पता है क्या होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ा है, यूटिलिटी वाले चैप्टर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे पूछे बार्टर सिस्टम को डिफाइन करो, 2 मार्क्स में 1 मार्क में कितने भी उसमें पूछे, सिंपल लिख के आना आपने कि इट रेफर्स टू अ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से नोट्स बना सको, या फिर अगर अभी बना रहे हो तो अभी भी लिख सकते हो। इट रेफर्स टू अ सिस्टम in which goods are exchanged for goods। C2C इकोनॉमी भी कहते हैं हम इसको। जिसमें C का मतलब क्या है, कॉमोडिटी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इसका मतलब क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का, कोई आप में से बताएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है। अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर इसमें जैसे हमें शूज चाहिए थे और आदि के पास पेन था, मतलब दोनों की वांट मैच नहीं होती थी उस टाइम। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ये है कि जो चीज मेरे को चाहिए वो आपके पास है, और जो आपको चाहिए थी वो मेरे पास है। समझ में आया। ये नहीं है कि जो चीज मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, नहीं। जो चीज मेरे को चाहिए, मेरे को मार्कर चाहिए था,
आपको मान लो शूज चाहिए थे, तो शूज मेरे पास थे, मार्कर आपके पास था, हमारी वॉन्ट्स का क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस हो गया, कि जैसे कोइंसिडेंस हो रहा है और वो भी दो लोगों का हो रहा है, कि जो तेरे को चाहिए वो मेरे पास है, जो मेरे को चाहिए वो क्या है, तेरे पास है, आपके पास है, राइट। तो वो चीज होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अब समझ में आ गया? ओके, अब आती है इसकी ड्रॉबैक्स और यू कैन से लिमिटेशन। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन से पहले एक क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शंस बताओ किसके बार्टर सिस्टम के। पहले तीन फंक्शन होते हैं, लेकिन अभी आपको दो ही करने हैं, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अब जब मैं लिमिटेशन कराऊंगा ना, पहली जो दो लिमिटेशन है वो तो आपकी आएगी प्राइमरी में, और बाकी की जो दो है वो आएंगे आपकी सेकेंडरी फंक्शन में। सेम एज इट इज एक्सप्लेन कर देना है जो ड्रॉबैक और लिमिटेशन में आप एक्सप्लेन करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर जो अभी हमने लिखा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है कि ये इंप्लाई करता है, मेरे साथ साथ बोलना है ये डेफिनेशन ताकि आपको याद हो जाए, बोलो मेरे साथ, इट इंप्लाइज, ये इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज, भाई अनम्यूट कर लो दोनों, It implies when two individuals when two individuals are in possession are possession our of possession goods, मैं लिख देता हूँ साथ साथ, it implies when two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange, it is known as double coincidence of wants. To exchange आगे भी लिख सकते हो, for the satisfaction of their wants. अब बोलो, it implies when two individuals when two individuals are in possession of are in possession of such goods such goods which they are willing to exchange which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. for the satisfaction of their wants. ठीक है। अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पे पहली बात आती है कि यहाँ पर बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मतलब ये एक तरह से लिमिटेशन भी है, ये तो हमने मतलब समझ लिया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब क्या है। जैसे मैंने भी तुम्हें एग्जांपल दिया था कि जो चीज मेरे को चाहिए वो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, वही चीज ये कह रहा है। ये क्या कहते हैं, ये इम्प्लाई मतलब ये बताता है कि जब दो इंडिविजुअल्स, दो पर्सन एक ऐसी पोजीशन मतलब पोजीशन में होते हैं उन गुड्स की, जैसे मेरे को मार्कर चाहिए था, आपको शूज चाहिए थे, जो वो एक्सचेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज, ताकि उनकी वॉन्ट्स की क्या हो सके, सेटिस्फेक्शन हो सके। तो ये समझ में आ गया बात कि इसकी डेफिनेशन कैसे हो गई, एग्जांपल से भी याद रख सकते हैं कैसे सिचुएशन, या एक ऐसा ये इंप्लाई करता है कि जब दो इंडिविजुअल एक ऐसी सिचुएशन या पोजीशन में होते हैं उन गुड्स की जो वो एक्सचेंज करना चाहते हैं ताकि उनकी वॉन्ट्स क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। अब आता है कि ये लिमिटेशन क्यों बनी, जब यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सचेंज कर सकते हैं तो ये लिमिटेशन क्यों बनी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक हॉर्स है और एक कार, ये दो गुड्स है, ठीक है, हॉर्स और कार। तो ये डिफिकल्ट हो सकता था पहले कि हु इज विलिंग टू टेक कार भी छोड़ो, इधर ले लो, हॉर्स है ना तो एनिमल ही ले लो, काउ ले लो, ठीक है। तो इट वाज डिफिकल्ट, अर्लियर वो डिफिकल्ट टू फाइंड कि किसको काउ चाहिए इन प्लेस ऑफ हॉर्स।
तो यहाँ पर एक्सचेंज क्या होता था, लिमिटेड होता था। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको हम तीनों का कि मेरे को मार्कर चाहिए था और आदित्य के पास क्या थे, शूज थे, लेकिन उसको फोन चाहिए था, तो वहां पर भी क्या हुआ, एक्सचेंज लिमिटेड हुआ। फॉर एग्जांपल दिव्या होती ही नहीं अगर उसमें एक्सचेंज में सिर्फ मैं और आदित्य होते, मेरे को मार्कर चाहिए था, उसके पास उसको शूज चाहिए था, लेकिन मेरे पास शूज थे ही नहीं, तो एक्सचेंज क्या हुआ, लिमिटेड हुआ। तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स क्या बनी, एक तरह से लिमिटेशन बन गई। तो ये चीज याद रखना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स बार्टर सिस्टम की फीचर भी है और लिमिटेशन भी है। तो अब ये रिजॉल्व कैसे हुआ, जब यहाँ पर मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मनी आया, तो मनी ने क्या किया, एक एक्ट है ऑफ सेल एंड परचेज, इस एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज को ही हटा दिया। क्या करा मनी ने सेपरेट कर दिया इस एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज को, और कैसे एक्ट किया मनी ने, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड का सॉल्यूशन क्या निकल के आया, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। लिमिटेशन तो यहां तक हो गई खत्म कि एक्सचेंज लिमिटेड था, लेकिन मनी की इवोल्यूशन से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल के आया कि उसने सेल और परचेज के एक्ट को ही हटा दिया और मनी ने एक्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये फर्स्ट लिमिटेशन, फर्स्ट ड्रॉबैक क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन आती है, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो इसका, फिर मैं इसको रिमूव करूं। क्या बताओ आदित्य, तो ये एक्ट के बारे में दोबारा बताना। मैंने ये कहा, ये समझ आ गया कि लिमिटेशन कैसे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स की इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, फिर एग्जांपल दे देना कि पहले ये डिफिकल्ट हुआ करता था कि किसको काउ चाहिए इन प्लेस ऑफ हॉर्स, तो एक्सचेंज लिमिटेड होता था। ठीक है, अब मनी के इवोल्यूशन से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल के आया, वो सॉल्यूशन ये निकल के आया कि मनी ने सेल और परचेज के एक्ट को ही हटा दिया। मतलब क्या होता है, जब हम एक्सचेंज कर रहे थे तो मैं अपना मान लो काउ और हॉर्स का लेते हैं, आपके पास हॉर्स था, मेरे पास काउ था, ठीक है, अब मैं अपनी काउ आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता, मैं एक तरह से सेल कर रहा था उसको, और आप क्या कर रहे थे, काउ को एक तरह से परचेज कर रहे थे। सेम वे मैं क्या कर रहा था, आपसे हॉर्स परचेज कर रहा था और आप हॉर्स सेल कर रहे थे। तो यहाँ पर उसने मनी ने इस सेल और परचेज को एक्ट को ही हटा दिया। मतलब यूं नहीं है कि अब मेरे को काउ चाहिए तो मैं तेरे से हॉर्स लूंगा, मैं क्या करूंगा, सीधा मनी दूंगा तेरे को, ये ले भाई तेरी काउ की वैल्यू 20,000 है तो 20,000 रख और मेरे को काउ दे दे, बात खत्म। ये चीज होती थी यहाँ पे, तो मनी की इवोल्यूशन से ये हुआ। अब आ गया समझ? यस सर, आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, नेक्स्ट आ रही है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अभी जब मैंने आपको मनी के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था मेजर ऑफ वैल्यू इसका फीचर था, है ना, तो वही चीज यहाँ पे निकल के आएगी। मतलब इससे आपको एक हिंट हो गया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आपका मनी का थर्ड फीचर विच इज मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू में क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहले कोई भी कॉमन यूनिट नहीं होती थी जिसके अंदर हर एक चीज की वैल्यू को हम स्टेट कर सकते थे। there was no common unit in which value of everything is stated। जब किसी भी चीज की वैल्यू को हम स्टेट नहीं कर सकते थे, ये प्रॉब्लम थी। अब क्या होता था पहले कि अगर मेरे को एक कार खरीदनी है, एक कार चाहिए, तो उसको हम
किसकी वैल्यू में टर्म स्टेट करते थे, या तो हम उसको काउ हो गया, हॉर्सेस हो गए, बफेलोज हो गए, उनकी टर्म्स में हम क्या करते थे, उसको स्टेट करते थे। लेकिन अब ये तो है नहीं कि हर चीज की वैल्यू को हम इसमें स्टेट कर सकते हैं। अब मैंने कहा मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, तो मैं लैपटॉप के लिए क्या माउस लाऊंगा, ये सब चीजें लाके क्या उसको दूंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू थी, जिसके अंदर हर एक चीज की वैल्यू को हम स्टेट नहीं कर सकते थे। पहले कार की वैल्यू को अगर हमें स्टेट करना पड़ता था, पहले तो हम काउ की टर्म्स में, हॉर्सेस की टर्म्स में या बफेलोस की टर्म्स में स्टेट करते थे। तो हुआ क्या, मनी की इवोल्यूशन से, मनी की इवोल्यूशन ने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। मतलब क्या है कि मनी इवोल्यूशन ने एक कॉमन यूनिट दे दी। सॉल्यूशन क्या निकल के आया, मनी ने क्या दे दिया, एक कॉमन यूनिट दे दिया, ठीक है। अब हम इसकी मदद से हर एक चीज की वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं, किसके टर्म्स में, मनी के टर्म्स में, ठीक है। ये जस्ट मैं अभी शॉर्ट वे में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको जब नोट्स मिलेंगे वो आपके पूरे लिखे हुए हैं, पूरी लाइन टू लाइन लिखी हुई है, जो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, फिर आई बात यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम की, दैट इज डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। अब इससे भी क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पर मैं कौन से मनी के फीचर की बात कर रहा हूँ। बताओ कौन सा फीचर था यहाँ पे मनी का आएगा, पता चल गया होगा यहाँ पे आपको। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। यस, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट यहाँ पे आएगा इसका सॉल्यूशन में। लेकिन इसमें लिखेंगे क्या, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर डिफिकल्टी हुआ करती थी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करने में। और मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था वॉल का, कि अगर मेरे को एक वर्कर को हायर करना है, ठीक है, क्या कहा मैंने एक वर्कर को हायर करना है वॉल को पेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होता था कि मैं उसको पहले क्या दे दूं, राइस दे दूं। मैं चाहता हूं कि मैं उसको राइस दे दूं, लेकिन वो चाहता है नहीं भैया मेरे को राइस नहीं चाहिए, मेरे को वीट चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसको फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पा रहा था। लेकिन मनी की इवोल्यूशन से क्या हुआ, मनी की इवोल्यूशन से ये हुआ कि इस चीज को उसने फैसिलिटेट करा, और अब हम उसको मनी के टर्म्स में पे कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब आती है फोर्थ इशू, फोर्थ लिमिटेशन, दैट इज डिफिकल्टी। सेकेंड, हाँ जी, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट सेकेंडरी फंक्शन में आएंगे। हाँ, फ्यूचर पेमेंट वाला और ये डिफिकल्टी वाला। फर्स्ट पॉइंट था डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स और कॉमन यूनिट वाला, वो प्राइमरी, और बाकी जो दो है वो सेकेंडरी। देखो, तुम्हें बता रहा था मैं जैसे पहले कि यहाँ पर दो फंक्शन, वैसे तो तीन फंक्शन होते हैं लेकिन अभी हम दो ही कर रहे हैं। पहला हमने करा प्राइमरी, दूसरा करा हमने सेकेंडरी, और तीसरा होता है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या है आपका, प्राइमरी में आ गया आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मेजर ऑफ वैल्यू यानी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये फंक्शन आपके मनी की है, बार्टर सिस्टम के फंक्शंस नहीं है, मनी के फंक्शंस की बात हो रही है। तो उसमें आप ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आप उसमें बता सकते हो पहले क्या होता था, यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता था बार्टर सिस्टम में, जहाँ पे हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता था। इसलिए मनी ने क्या करा, सेपरेट कर दिया एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज और एक्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
ऐसे ही सेकेंडरी फंक्शन क्या आपका मीडियम मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। तो मेजर ऑफ वैल्यू में आपका क्या होगे कि पहले हर एक चीज की वैल्यू को हम स्टेट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम कर सकते हैं, तो उसको मनी के टर्म्स में कर सकते हैं, उसने कॉमन यूनिट दे दिया है। तो ये आगे प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फंक्शन आपकी ये हो गई। सेकेंडरी फंक्शन में हमने क्या कहा कि यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट करने में डिफिकल्टी होती थी पहले, ठीक है। तो एग्जांपल दे दो राइस और व्हीट वाला कि मतलब एक बॉल को पेंट करने के लिए वर्कर को बुलाया, लेकिन वर्कर चाहता है कि मेरे को व्हीट मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको राइस दूं, तो मनी ने इसको फैसिलिटेट करा, अब हम उसको मनी की टर्म्स में पे कर सकते हैं। थर्ड आया, फोर्थ आया आपका पॉइंट डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कि अब मनी, पहले क्या होता था, मनी को हम इजीली स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, कॉइन्स होते थे, है ना। अब कॉइन्स को हम इजीली स्टोर नहीं कर सकते थे और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसपे क्या पड़ता था, हाई कॉस्ट पड़ती थी। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, सेविंग जो थी वो पॉसिबल थी, हम इसको स्टोर कर सकते थे, मनी के कॉइन्स को, जो गोल्ड और कॉइन्स की जो कॉइन्स है उसको हम स्टोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लॉस होने का डर रहता था। मान लो मैंने एक रूम बनाया, उसके अंदर मैंने कॉइन्स रख दिए सारे, अब कोई भी आएगा उसमें वो तो निकाल के ले जा सकता है, तो कैपिटल लॉस होने का क्या होता था, डर होता था यहाँ पर, ठीक है, कि चोरी वगैरह हो जाएगा। अच्छा, ये तो क्या स्टोर के लिए। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर जब कॉइन्स होते थे वो बहुत भारी हुआ करते थे, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इट वाज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों मुश्किल होता था, भारी भी होता था और दूसरा वो एक्सपेंसिव पड़ता था ट्रांसफर, क्योंकि उसमें वैल्यूएबल थी है ना, तो उसको ट्रांसफर करना क्या पड़ता था, मुश्किल पड़ता था। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं बताओ, मनी के इवोल्यूशन से क्या हुआ, ये चुटकियों में बजा के पेमेंट हो जाती है, तो वो उसने क्या करा, फैसिलिटेट करा, किसने, मनी ने, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसका सोल्यूशन क्या निकल के आया, मनी इवोल्यूशन ने स्टोरेज और ट्रांसफर क्या कर दिया, इजी कर दिया। समझ में आ गया ये चीज? कोई डाउट है दिव्या इस चीज में? ओके, मेनली तो ये फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये ऐसा पेपर में पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी जाए तो सिंपल प्राइमरी सेकेंडरी बताओ, और कुछ नहीं है। कंटीजेंट बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर डायरेक्ट बोले ना फंक्शन बताओ, तो सिंपल वो चार फीचर लिख देना जो था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, और उसको बार्टर सिस्टम से लिंक करके एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट। और कुछ करने की उसमें नीड या रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इसको रिवाइज कर लेना। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, मीटिंग में रहना, जस्ट अ सेकंड।